गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। आज जो है हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि मेडिवल इंडिया से बिलोंग करता है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली कई टीचर्स और सिलेबस में भी, बुक्स में भी इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है ना। जनरली हम मेडिवल इंडिया में कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ध्यान देते हैं, पर एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार हम उसे मिस कर जाते हैं। पर उस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हमारा टॉपिक आज का कौन सा है? सिख गुरुज एंड द राइज ऑफ सिख पावर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, हमें कई बार जनरल नॉलेज से भी पता होगा कि सिखिज्म में गुरुओं की प्रथा थी और टोटल 10 गुरुओं को सिखिज्म में माना जाता है। अब ये गुरु कौन कौन थे, कौन से टाइम पीरियड में जिंदा थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन किन मुगल राजाओं से किन गुरुओं का सामना हुआ, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों में ही सिखिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार मुगल सिख रिलेशंस के बारे में पूछा था और एक बार एक क्वेश्चन आया था कि रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे। तो अब ये सब क्या कहानी है, कौन सिख गुरु थे, किसके बाद कौन आए, उनके समय क्या क्या इवेंट्स हुए, ये अपन जो है आज जानेंगे। अब देखिए, ये सबसे पहले तो अपन ये देखें कि ये टॉपिक जो है वो हमसे मिस क्यों हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, मेडिवल इंडिया की, तो मेडिवल इंडिया का हमारा टोटल टाइम पीरियड कितना माना जाता है? ये माना जाता है 750 एडी से कब तक? 1707 एडी तक। 1000 साल का ये जो टाइम पीरियड था, इसको हम मेडिवल इंडिया मानते हैं। अब इसमें टॉपिकल डिवीजन अगर अपन देखें तो जनरली इस मेडिवल एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है जिसे हम बोलते हैं अर्ली मेडिवल एज, जिसका टाइम पीरियड है 750 एडी से 1206 एडी। 750 एडी से 1206 एडी। अब इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलते हैं सल्तनत पीरियड। क्या कहा हमने इसको? सल्तनत पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1206 एडी से 1526 एडी। ठीक है। और लास्टली जो लास्ट हमारा हिस्सा होता है मेडिवल इंडिया का, वो होता है मुगल पीरियड। फिफ्टीन 26 एडी से 1707 एडी। ठीक है। अब अर्ली मेडिवल एज का अगर अपन फर्दर डिवीजन देखें तो इसमें अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो देखो, हम इसमें शुरुआत करते हैं राइज ऑफ द राजपूत्स से। इसमें अपन सारी राजपूत जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल आया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो होता है अरेबियन इन्वेजन्स, और फिर सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स, और लास्टली हम इसमें पढ़ते हैं इंपीरियल चोला डायनेस्टी। ठीक है। तो ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हमें पता है। अब इसके बाद हम आते हैं सल्तनत पीरियड पर। सल्तनत पीरियड में हम जनरली दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, है ना। मतलब अपना मेन टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम जो टॉपिकल डिवीजन है उसको भी रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना था? 1206
एडी से 1290 एडी तक। फिर दूसरी डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी, 1290 एडी से 1320 एडी तक। फिर तुगलक डायनेस्टी, 1320 से लेकर 1414 एडी तक। फिर सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेकर 1451 तक। फिर लास्ट इज दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। फोर्टीन 1551 से 1526। अब ये तो हो गई सल्तनत की बात। अब इसमें अपन और कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं? इसमें अपन पढ़ते हैं रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बहामनी और विजयनगर। ठीक है, बहामनी और विजयनगर। और इसके अलावा फाइनली अपन पढ़ते हैं फिर सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। ठीक है, सूफी और भक्ति मूवमेंट। क्लियर? अब फाइनली जो हमारा यहां पे टाइम पीरियड आता है वो है मुगल पीरियड, है ना। हम सबको पता है कि 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिस बैटल में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और वहां से मुगल पीरियड जो है वो शुरू होता है। अब इस मुगल पीरियड में एक ही डायनेस्टी थी, विच इज द मुगल डायनेस्टी। बाबर से कहानी शुरू होती है, 1530 तक चलती है। फिर हुमायूं की कहानी शुरू होती है, और हुमायूं की रेन दो हिस्सों में बटी हुई है, 1530 से 1540, और फिर 1555 से 1556। इन 15 सालों में एस्टैब्लिश होती है सुर डायनेस्टी। शेर शाह सूरी जैसे एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, 1540 से 1555। फिर कहानी शुरू होती है किसकी? अकबर की, 1556 से 1605 तक। फिर जहांगीर, 1605 से 1627। फिर शाहजहां, 1628 से 1658। और फाइनली औरंगजेब। ठीक है, 1658 से 1707। अब जनरली हमारा जो फोकस रहता है वो इसी पर रहता है ना। ज्यादातर जो हमारा फोकस रहता है वो इसी पर रहता है, पर यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, और हम उनके बारे में पढ़ते भी हैं। वो है कौन सा? राइज ऑफ मराठास। राइज ऑफ मराठास अंडर शिवाजी। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर अब यहां पर हम जो एक टॉपिक मिस कर जाते हैं, जो जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, पर फिर फाइनली एग्जाम में हमें उसमें से एक क्वेश्चन दिख जाता है, और वो टॉपिक है राइज ऑफ सिख पावर। ठीक है, तो आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, विच इज द राइज ऑफ सिख पावर, जो कि जनरली कई बार आप इग्नोर कर देते हैं, या फिर आपको पता ही नहीं होता कि ये भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज अपन ये कहानी जो है वो शुरू करेंगे। आई होप एक बार आपको दिमाग में बैठा होगा कि ये जो डिवीजन है ना, मेडिवल इंडिया में हम क्या क्या चीजें जो हमें पढ़ते हैं। क्लियर? चले भाई, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, विच इज सिख गुरुज एंड द राइज ऑफ सिख पावर। क्लियर? अब देखो, हमें सबको पता है कि जो सिखिज्म था उसके फाउंडर थे गुरु नानक देव। अब गुरु नानक देव एक्चुअली में कोई नया रिलीजन
निकालने नहीं निकले थे, है ना। मतलब उनका ऐसा कोई गोल नहीं था कि वो जो है एक नया रिलीजन बनाए। ठीक, नानक जो है वो ऑब्वियसली हिंदू थे सभी उस समय, मतलब ज्यादातर लोग, कोई मुस्लिम था या कोई हिंदू था, सिख धर्म नया आया था। तो नानक कबीर से बहुत इन्फ्लुएंस थे और कबीर के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और फिर धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बनते गए, वो प्रीच करते गए, है ना। कहानी वहां से शुरू हुई जब गुरु नानक ने अपने एक डिसाइपल को अपना सक्सेसर चूज किया। वहां से एक प्रथा शुरू हुई। अगर गुरु नानक अपना कोई सक्सेसर नहीं चुनते तो फिर शायद ऐसा होता कि सिख धर्म अलग से नहीं बन पाता, वो हिंदुइज्म में ही कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाता। पर जब से उन्होंने अपने एक शिष्य को जो है वो अपना सक्सेसर चुना, वहां से एक प्रथा शुरू हो गई और यहां से एक नए धर्म की एक तरीके से स्थापना जो है वो हुई। अब गुरु नानक के बारे में आपने भक्ति मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, तो अभी अपन नानक पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अपना मेजर फोकस रहेगा किस पर? अपना मेजर फोकस रहेगा आगे के गुरुओं पर, क्योंकि जनरली क्वेश्चन वहां से जो है वो बनता है। ठीक है, वैसे अपन गुरु नानक की कहानी भी थोड़ी बहुत यहां देख सकते हैं, है ना। तो गुरु नानक का टाइम पीरियड, अब यहाँ पे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। जनरली क्यों टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हु वाज द मुगल रूलर। ठीक है, उस समय जो मुगल रूलर है वो कौन था, है ना। जनरली सिखों का क्योंकि मुगलों से काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसलिए इस बात को हमें मैच करते हुए चलना है कि किस सिख गुरु के समय कौन सा मुगल रूलर रूल करता था। तो यहां पर अपन ध्यान दे सकते हैं कि गुरु नानक के समय ही 1526 में मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था एक तरीके से। ठीक है, तो गुरु नानक इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। अब जो सिख वर्ड है वो कहां से आया है? शिष्य से। जो संस्कृत वर्ड है या हिंदी वर्ड मान लीजिए शिष्य, वहां से आया है। तो बेसिकली जो सिख वर्ड है उसका मीनिंग होता है फॉलोअर या स्टूडेंट। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 469 में हुआ था। कहां पर? तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है ना, तलवंडी आज ये जगह पाकिस्तान में, वहां पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। और इनके फॉलोअर्स ने एक्चुअली सिख रिलीजन को एस्टैब्लिश किया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मुझे एक नया धर्म बनाना है, बट अल्टीमेटली इनके जो डिसाइपल्स थे, इनके सक्सेसर्स थे, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना जो है वो की। क्लियर? चलिए, अब अपनी डेथ के पहले गुरु नानक ने अपने एक डिसाइपल को, है ना, अपने एक डिसाइपल को अपना सक्सेसर जो है वो चूज किया। और ये कौन थे? ये थे गुरु अंगद। तो जो नेक्स्ट गुरु बने कौन थे? गुरु अंगद। टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 1538, 1552। ये किस मुगल बादशाह से मैच कर रहा है? हुमायूं से। ठीक है, तो गुरु नानक नॉमिनेटेड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज हिज सक्सेसर। ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, है ना। देखो इनके ओरिजिनल नाम कुछ अलग होते थे, तो वो ओरिजिनल नाम हमें ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो हमें जरूरत है याद रखने की वो क्या है कि इनका मतलब गुरु बनने के बाद क्या नाम पड़ा, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन गुरु अंगद के दो ध्यान रखना। एक तो इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को पॉपुलराइज किया। ही पॉपुलराइज द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। अभी गुरुमुखी स्क्रिप्ट का मतलब क्या? देखो, गुरुमुखी मतलब गुरु के मुख से निकलने वाले शब्द। तो ये जो है एक बेसिकली एक तरीके से एक नया वो थी स्क्रिप्ट, जिसमें कि फिर आज भी पंजाबी भाषा लिखी जाती है। आज भी जो है पंजाबी भाषा इसी उसमें स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ये स्क्रिप्ट गुरु अंगद ने पॉपुलराइज की थी, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, इन्होंने गुरु नानक की एक बायोग्राफी जो है वो कंपाइल करी थी, है ना। मतलब गुरु नानक के बारे में इन्होंने एक बेसिकली किताब लिखी थी। और आगे अपन देखेंगे कि इन सभी गुरुओं की टीचिंग्स भी एक किताब में जो है एक पर्टिकुलर गुरु रखेंगे। वो कौन से गुरु होंगे वो अपन देखेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इनके समय से कौन मुगल बादशाह मैच करता है? हुमायूं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु अंगद की पॉपुलैरिटी बढ़ी और जब हुमायूं मुश्किल में थे, जब हुमायूं शेर शाह सूरी से एक लड़ाई हार चुके थे, है ना, या दोनों लड़ाइयां हार चुके थे, जब वो शेर शाह से हार रहे थे, तब आशीर्वाद लेने आए थे गुरु अंगद का। तो हुमायूं केम टू गुरु अंगद टू रिसीव हिज ब्लेसिंग्स आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज।
1540 में जब बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, तब शायद हुमायूं जीतने के लिए डेस्परेट होंगे और गुरु की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफी थी, तो हुमायूं इनकी ब्लेसिंग्स लेने जो है इनके पास आए थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन से गुरु कौन से मुगल बादशाह के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इवन इससे आप मेंस का भी एक आंसर बना सकते हैं कि मुगल सिख रिलेशंस कैसे थे। तो मुगल सिख रिलेशन जो है वो यहां से ही शुरू होते हैं। शुरुआत में अभी अपन देखेंगे कि ये मुगल सिख रिलेशन अच्छे थे, पर धीरे धीरे ये रिलेशन बिगड़ते जाएंगे। क्यों बिगड़ेंगे वो भी इतिहास का एक हिस्सा है, वो अपन देखेंगे। अब गुरु अंगद ने अपनी डेथ से पहले 1552 में इनकी डेथ हुई, 1552 में अपनी डेथ से पहले अपने एक डिसाइपल को जो है वो क्या किया, अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया। अब ये सक्सेसर कौन थे, ये थे गुरु अमरदास, थर्ड गुरु। ध्यान रखना, कभी कभार ये भी याद रखना पड़ सकता है कि वॉज द थर्ड गुरु, नेम गुरु अमरदास, 1552 से 1574। क्लियर। अब गुरु अंगद was succeeded by his disciple गुरु अमरदास, है ना। अब गुरु अमरदास के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लंगर का जो एक प्रथा सिखों में शुरू हुई थी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म दिया, मतलब बेसिकली उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अब ये लंगर की प्रथा शुरू किसने की थी, नानक ने। देखो आज भी आप जानते होंगे, ये बहुत पॉपुलर चीज है कि गुरुद्वारों में हमेशा लंगर चलते रहते हैं और कोई भी व्यक्ति वहां जाके खा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, वो वहां पे जाके खा सकता है। तो ये चीज एक्चुअली आती कहां से है कि जो नानक जब प्रीच करते थे तो उनकी पॉपुलैरिटी जब बढ़ी तो कई लोग उनसे मिलने आते थे। तो नानक की एक खास बात हुआ करती थी, जो भी उनसे मिलने आता था पहले वो उनसे पूछते थे कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, और अगर कहीं वो बोले कि नहीं मैं नहीं खाना नहीं खाया, मैं भूखे पेट हूं, तो नानक पहले उन्हें खाना देते थे और वो बोलते थे कि जब तुम्हारा पेट भर जाए तब हम जो है बातचीत करेंगे। तो धीरे धीरे वो प्रथा शुरू हो गई, है ना। लोग मतलब नानक से मिलने आते, पहले उन्हें खाना मिलता, ठीक, फिर हो सकता है नहीं भी मिलने आए तो भी खाना जो है वो मिलने लगा। वो प्रथा सिखों में आज भी जारी है ना। पर गुरु अमरदास ने जो है इसको एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, तो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने का काम किया। अब तीसरी चीज, ही डिवाइडेड हिज स्पिरिचुअल एम्पायर इनटू 22 मांझीज। अब ये क्या चीज है भाई, देखो हमने एम्पायर तो सुना था, पर एक स्पिरिचुअल एम्पायर क्या होता है। तो देखो एक तो एम्पायर हमने नॉर्मली सुना, एक राजा का एम्पायर है बहुत बड़ा, इसका मतलब क्या है कि उसके एम्पायर की एक फिजिकल बाउंड्री है ना, एक मैप पे हम उसको देख सकते हैं। पर एक स्पिरिचुअल एम्पायर क्या होता है, स्पिरिचुअल एम्पायर ऐसा होता है कि कितने बड़े इलाके में उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लोग मानते हैं, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली नहीं, है ना, स्पिरिचुअली कितने लोग फॉलो करते हैं, तो वो बन जाता है उनका एम्पायर, स्पिरिचुअल एम्पायर। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कई सारे धर्म गुरु हैं, कोई नॉर्थ इंडिया में फेमस है, कोई साउथ में ज्यादा फेमस है, कोई गुजरात में ज्यादा फेमस है, तो वो क्या हो गया, उनका स्पिरिचुअल एम्पायर हो गया। तो गुरु अमरदास ने क्या किया कि अपने स्पिरिचुअल एम्पायर को 22 टुकड़ों में बांटा, है ना, एंड इन टुकड़ों को क्या बोलते थे, मांझीज, एंड ईच मांझी was headed by a prominent Sikh. Headed by a prominent Sikh. ठीक है। फिर अमरदास ने कुछ सोशल रिफॉर्म करने की भी कोशिश करी। उन्होंने हिंदुओं में जो सती प्रथा चलती थी, उन्होंने कहा कि जो सिख धर्म को फॉलो करेगा वो सती प्रथा को नहीं फॉलो करेगा। He prohibited the custom of सती। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सिख धर्म का कोई भी फॉलोअर जो है वाइन कंज्यूम नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा। Nobody will consume alcohol। तो ये बेसिकली एक सोशल रिफॉर्म है, प्योरिटी, है ना, वो प्योरिटी लाना चाहते थे कि कोई भी वाइन कंज्यूम नहीं करेगा, सती खराब है ना। और इवन उन्होंने महिलाओं में पर्दा सिस्टम को भी खत्म कर दिया था, मतलब कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो पर्दा नहीं करेंगी। ठीक है।
तो अच्छी बात थी, अमरदास ने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश जो है वो की। अब अमरदास की डेथ हो गई 1574 में, और अमरदास के बाद उन्होंने अपने सन इन लॉ, जिनका नाम पड़ा गुरु रामदास, उनको अपॉइंट किया एज ए सक्सेसर। ठीक है, गुरु रामदास, ये गुरु बने 1575 में और 1581 तक ही गुरु रहे। अब है ना, जैसा कि मैंने कहा, अमरदास वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास ने इनको सक्सीड किया। अब गुरु रामदास का टाइम पीरियड देखो तो अकबर से मैच करता है। क्लियर, किससे मैच करता है? अकबर से। तो इसका मतलब यह कि अकबर से इनका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ था। तो देखो, अकबर हम जानते हैं कि थोड़ा सा लिबरल टेंडेंसीज का रूलर था। हमने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, उसकी एक पॉलिसी थी सुलह कुल। ठीक है, क्या पॉलिसी थी? सुलह कुल। अब सुलह कुल मतलब पीस बिटवीन ऑल। तो सिखों से भी ऑब्वियसली वो अच्छे रिलेशन ही रखना चाहता होगा, और इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है जब हमें पता लगता है कि गुरु रामदास के समय अकबर ने 500 बीघा जमीन ग्रांट में दी थी, है ना, अमृतसर आज जो शहर है उसके पास। तो ध्यान रखें ये बात कि किस गुरु को किस राजा ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो अकबर बादशाह ने गुरु रामदास को अमृतसर के पास 500 बीघा जमीन दी थी। एक इंपॉर्टेंट और अच्छा फैक्ट है। अब गुरु रामदास इसके अलावा 2 शहर जो है और बनाए उन्होंने, चखपुरा, ठीक है, जो बाद में क्या बना? अमृतसर नाम का शहर जो है वो बना। ठीक, आई बात समझ में? अब इसमें एक और चीज ऐड कर देना, जनरली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अलग अलग आंसर इसमें आते हैं, पर गुरु रामदास स्टार्टेड द मसंद सिस्टम। ठीक है, गुरु रामदास स्टार्टेड द मसंद सिस्टम। अभी मसंद सिस्टम बेसिकली क्या था? ईच सिख had to give 1/10 of his income to the guru, और गुरु उसे जनरली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में यूज किया करते थे, है ना, मतलब सिखों की भलाई के लिए उसको यूज किया करते थे। क्लियर है बात? तो ये कहानी हुई किसकी? गुरु रामदास की। चलो भाई नेक्स्ट। अब गुरु रामदास, है ना, गुरु रामदास के बाद जो नेक्स्ट बने वो थे इनके सबसे यंगर सन गुरु अर्जन। क्लियर? कौन थे? गुरु अर्जन। अब यहां से थोड़ी सी कहानी पेचीदा होती है, हम देखेंगे। अब अगर तुम देखो तो अकबर के समय का मैच होता है यहां से, है ना, पर 1605 में क्या हुआ था? जहांगीर राजा बना था, और यहां से मुगल सिख रिलेशंस में थोड़ी सी खराबियत हमें देखना शुरू होती है। ठीक है, अब है ना, जैसा कि हमने देखा गुरु रामदास सक्सीडेड बाय हिज सन गुरु अर्जन। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे ध्यान रखना, अमृतसर के शहर का जो कंस्ट्रक्शन था वो इन्होंने कंप्लीट किया था। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृतसर। ठीक, इसके अलावा इन्होंने 2 शहर और बनवाए थे, एक का नाम था तरन तरन और एक का नाम था करतारपुर। करतारपुर अगर तुम्हें याद हो, सिखों की एक होली साइट है, ठीक, जो कि आज पाकिस्तान में है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट भी है कि एक कॉरिडोर बनाया गया जिसको बोला गया करतारपुर कॉरिडोर। वहां से सिख जो है वो करतारपुर का जो गुरुद्वारा है वहां पे दर्शन करने जा सकते हैं। ठीक है, तो वो शहर भी इन्होंने ही बनाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ध्यान रखना, कंपाइलेशन ऑफ द आदि ग्रंथ। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ द आदि ग्रंथ, है ना। अब ये आदि ग्रंथ बेसिकली एक सिखों की सबसे होलीएस्ट बुक है। आज ये आदि ग्रंथ अगर आप गोल्डन टेम्पल जाएंगे अमृतसर में तो वहां पे रखी हुई है, और आज इसी किताब को बेसिकली सिखिज्म में माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब इसको आज बोलने लगे। बाद में हम देखेंगे कि 10वें गुरु के बाद सिखों में लिविंग गुरुज की ट्रेडिशन जो है वो खत्म हुई।
और जो किताब लिखी गई थी उसी को फिर गुरु माना जाने लगा, इसलिए उसका नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, पर इसकी कंपाइलेशन की शुरुआत गुरु अर्जन ने की थी आदि ग्रंथ के नाम से, है ना। तो गुरु अर्जन 5वें गुरु थे। इनसे पहले जो 4 गुरु की टीचिंग्स थी वो इसमें कंपाइल की गई थी, ठीक है, विच कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ द सिख गुरुज। और सिर्फ सिख गुरुओं की टीचिंग्स नहीं है, इसमें भक्ति संतों की भी टीचिंग्स थी। ऐसा माना जाता है कि 16 भक्ति सेंट्स की टीचिंग्स को इसमें कंपाइल किया गया था। कितने? 16, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी थी गुरु अर्जन के रिलेशंस विद द मुगल्स। अब तुम्हें थोड़ी सी कहानी इसके बैकग्राउंड में अपन चलते हैं। तो जब अकबर की डेथ हुई 1605 में, है ना, तो उसकी डेथ से थोड़ा पहले क्या किया गया था कि जहांगीर, कई लोग ऐसा मानते थे कि जहांगीर जो है एक अच्छा आदमी नहीं है, जहांगीर जो है वो राजा बनने लायक व्यक्ति नहीं था, ठीक है। तो कई लोगों ने का ऐसा कहना था, जैसे राजा मानसिंह, मिर्जा अजीज कोका जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, कि क्यों ना जहांगीर को बाईपास करते हुए जहांगीर के बेटे मतलब अकबर के पोते खुसराव को जो है वो राजा बना दिया जाए। हालांकि लास्ट में ये प्लान जो है वो मतलब मटेरियलाइज नहीं हुआ, पर खुसराव के मन में बात बैठ गई थी कि राजा तो मुझे बनना था। तो जब फाइनली जहांगीर राजा बना तो खुसराव ने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करके वो पंजाब की तरफ बढ़ा, लाहौर कैप्चर करने की उसकी इच्छा थी, ठीक। पर वहां के गवर्नर दिलावर खान ने उसको लाहौर में एंट्री नहीं दी। तो और पीछे से जो है वो मुगल सेना, जो जहांगीर की सेना थी, वो आ गई और उसको पकड़ लिया। खुसराव के साथ बड़ा बुरा हुआ, उसको अंधा कर दिया गया। अब इस बीच में एक एपिसोड ये भी माना जाता है कि खुसराव जो थे, जब उसने अपने पिताजी के खिलाफ रिवोल्ट किया था तो वो गुरु अर्जन के पास गए थे और गुरु अर्जन ने उनको टीका लगाया था, उनको ब्लेसिंग दी थी और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी की गई थी। इस बात से जहांगीर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो शुरुआत में जहांगीर ने गुरु अर्जन के ऊपर एक फाइन लगाया, बोले आप इतना पैसा दीजिए एज अ फाइन, क्योंकि आपने रेबेल की मदद की। जब गुरु अर्जन ने फाइन देने से मना कर दिया तब उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो यहां से मुगल और सिखों के रिलेशंस खराब होना शुरू होते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि ही वॉज किल्ड बाय द मुगल एम्परर जहांगीर फॉर हेल्पिंग खुसराव। इसकी जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो समझ में आती बात है ना। सब होने के बाद अपन एक बार इसका रिवीजन भी करेंगे, चिंता ना करें। अब गुरु अर्जन की डेथ हो गई 1605 में। गुरु अर्जन के बाद उनके बेटे हरगोबिंद गुरु बने, क्लियर। तो गुरु अर्जन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन गुरु हरगोबिंद। टाइम पीरियड 1606 से 1644, मतलब जहांगीर से भी इनका पाला पड़ा और फिर जहांगीर के बेटे शाहजहां से भी इनका पाला पड़ा, ठीक है। और इनके समय पर कोई भी अच्छी बात मतलब अच्छे रिलेशंस नहीं बने मुगलों के साथ। ये बहुत शुरुआत से ही मुगलों के दुश्मन थे, है ना। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉज अ एनिमी ऑफ द मुगल्स। सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था वो ये हुआ था कि हरगोबिंद को ग्वालियर में कैद कर दिया था जहांगीर ने, है ना। इसका एग्जैक्ट कारण फिक्स वो नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्यों जहांगीर ने इनको इम्प्रिजन किया था ग्वालियर में। पर यहां पर एक बहुत फेमस इंसिडेंट जो है हमें पता लगता है, जो कि ग्वालियर के किले से रिलेटेड है, दाता बंदी छोड़। तो ये इंसिडेंट काफी फेमस है और हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो आप इसको, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर के किले में गुरु हरगोबिंद को रखा गया था बंदी बना के। वहां और भी बंदी थे, कुछ और राजा भी थे। अब कुछ मुगल जनरल्स थे, जैसे वजीर खान एक थे, जिनका ये मानना था कि हमें गुरु को इस तरीके से कैद करके नहीं रखना चाहिए। और अल्टीमेटली जहांगीर मान गया कि चलिए गुरु को हम छोड़ देते हैं। पर जब गुरु को ये बात पता लगी कि उन्होंने कहा नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, यहाँ जितने भी कैदी हैं मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। तो मुगलों ने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। गुरु ने कहा नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको।
तो मुगलों ने एक शर्त रखी कि ठीक है एक काम करते हैं, जो आपको स्पर्श करके या टच करके आपके साथ निकल सकता है उनको हम छोड़ देते हैं। तो अब कितने लोग ही टच कर सकते थे, बहुत सारे वहां पे जो है वो कैदी थे। तो यहां ऐसा माना जाता है कि गुरु हरगोबिंद ने ऐसा काम किया जो सिख जनरली जो है वो नहीं करते। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के खोल ली और उसको बेसिकली फैला दिया और बोला कि इस पगड़ी को आप सब लोग पकड़ लें, और फिर उस पगड़ी को पकड़ के सब लोग जो है वो साथ में निकले। ठीक, तो इसको बोलते हैं दाताबंदी छोड़ इंसिडेंट, जो कि ग्वालियर के किले में हुआ। अब वो छूट तो गए थे, पर अभी भी मुगलों के साथ उनके रिलेशन जो है वो खराब रहे। अब गुरु हरगोबिंद को यह भी समझ में आया कि अगर हमें सरवाइव करना है तो मुगलों से लड़ाई करनी पड़ेगी, और इसलिए सिखों को हथियार उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो मुगल हमें खत्म कर देंगे। यहां से मुगलों और सिखों के रिलेशन जो है एकदम कट्टर दुश्मनी के स्तर पर पहुंच चुके थे। तो जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा कि आप हथियार रखें, कीप आर्म्स, भले ही अभी ऑर्गेनाइज नहीं था। तो बेसिकली वो कह रहा था कि सिख जो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था, नानक ने शुरू किया था, गुरु नानक ने, उस रिलीजन और स्पिरिचुअल एलिमेंट में पॉलिटिकल और मिलिट्री एलिमेंट भी जुड़ रहा है। जहां शुरुआत में सिख धर्म एक प्योरली रिलीजियस मूवमेंट था, धीरे धीरे वो क्या होगा, एक मिलिट्री मूवमेंट में तब्दील होने लगेगा। क्लियर है बात? अब बेसिकली मुगलों को चिढ़ाने के लिए इन्होंने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था, सच्चा पदशाह। आइए आपको बात समझ में कि क्यों दिया था ऐसा टाइटल। क्योंकि मुगलों में प्रथा थी कि मुगल राजा अपने आप को बोलते थे पदशाह। तो मुगलों को एक तरीके से इंसल्ट करने के लिए इन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया, सच्चा पदशाह। ये क्या डिनोट करता था कि सच्चा पदशाह तो मैं हूं, तुम तो फर्जी हो, है ना। तो ये भी ध्यान रखना बात। अब गुरु हरगोबिंद अपने साथ दो तलवार रखते थे, एक को बोलते थे पीरी की तलवार और एक को बोलते थे मीरी की तलवार। आई बात समझ में? किसकी तलवार? पीरी की तलवार और मीरी की तलवार। तो ये दो तलवार क्यों रखते थे? पीरी की तलवार डिनोट करती थी राजा की स्पिरिचुअल अथॉरिटी, सॉरी गुरु की, डिनोटेड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। और मीरी की तलवार क्या डिनोट करती थी? डिनोटेड मिलिट्री या पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो बेसिकली यहां से क्या होना शुरू हो गया था कि सिखिज्म एक मिलिट्री मूवमेंट में धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो गया था, है ना। और फिर अगर शाहजहां के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो शाहजहां और गुरु हरगोबिंद की कई सारी लड़ाइयां हुई थी। इसमें सबसे फेमस लड़ाई थी करतारपुर की लड़ाई, जो मोस्ट प्रोबेबली 1635 में लड़ी गई थी, है ना। और इस लड़ाई में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि गुरु हरगोबिंद के एडॉप्टेड सन थे जिनका नाम था पेंदा खान। ये एडॉप्टेड सन थे और मुस्लिम थे, गुरु हरगोबिंद ने इनको कन्वर्ट नहीं किया। पेंदा खान बेटे जैसे, मतलब बेटे ही थे, एडॉप्टेड सन थे। पेंदा खान को सब कुछ हरगोबिंद ने सिखाया। ऐसा माना जाता है कि गुरु हरगोबिंद बहुत बड़े योद्धा थे और वो सारी स्किल्स जो हैं उन्होंने पेंदा खान को सिखाई। पर बाद में पेंदा खान अपने ही पिता को धोखा देकर मुगलों के साथ जुड़ जाता है और पेशावर के गवर्नर काले खान के साथ मिलकर अटैक करता है गुरु पर ही। और इस लड़ाई में, करतारपुर की लड़ाई में, सबसे फेमस चीज क्या थी? एक 1-on-1 बैटल हुआ था। किसके बीच में? हरगोबिंद और पेंदा खान। ठीक है। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा था कि पिता और बेटा जो है, एडॉप्टेड सन जो है, वो आपस में लड़ रहे थे। अल्टीमेटली गुरु की जीत हुई, पेंदा खान मर गए, है ना। मरते मरते उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया, माफी मांगी और अपने गुरु और पिता की गोद में ही जो है उन्होंने दम तोड़ा। क्लियर? तो ये हुआ था बैटल ऑफ करतारपुर एंड इट इज फेमस फॉर द 1-on-1 duel between Guru Hargobind and Penda Khan.
गुरु हरगोबिंद एंड पेंदा खान। ठीक है, चलिए, तो ये स्टोरी थी किसकी? गुरु हरगोबिंद की। अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, और गुरु हरगोबिंद के बाद 1644 में जो नेक्स्ट गुरु थे वो थे गुरु हर राय, जो कि गुरु हरगोबिंद के पोते थे। ठीक है, गुरु हरगोबिंद के पोते थे, क्या नाम था? गुरु हर राय, 1644 से 1661। चलिए, है ना, तो ध्यान रहेगी बात, गुरु हरगोबिंद 1644 तक, फिर 1644 से 1661 गुरु हर राय। अब गुरु हर राय के समय एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी वो था मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन। तो अगर तुम्हें याद हो 1658 में शाहजहां जिंदा ही थे, उस समय क्या हुआ? मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन। और इसमें जो मेन थे वो कौन थे? एक तरफ थे दारा शिकोह और दूसरी तरफ थे औरंगजेब। ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब। अब इस लड़ाई में क्या था कि ज्यादातर जो नॉन मुस्लिम्स थे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, वो ज्यादातर दारा शिकोह की साइड थे। ऐसा कुछ जरूरी बिल्कुल नहीं था, पर ज्यादातर लोग दारा शिकोह की साइड पर थे। और उसमें से ही थे गुरु हर राय। इन्होंने दारा शिकोह को मदद की थी, है ना। ही हेल्प्ड दारा शिकोह ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन, मेकिंग औरंगजेब इज एनिमी। अब ऑब्वियसली इस लड़ाई में जीता कौन? औरंगजेब। अगला राजा कौन बना 1658 में? औरंगजेब। तो अब दुश्मन तो वो होगा, है ना। हालांकि औरंगजेब ने एकदम से अटैक नहीं किया था, पर औरंगजेब ने गुरु हर राय को इनवाइट किया था मुगल दरबार में, है ना। अब गुरु हर राय ने खुद तो जाने से मना कर दिया, बोले भैया मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, पर उनकी जगह अपने बेटे राम राय को उन्होंने भेजा। किसको भेजा? राम राय। अब गुरु राम राय जो थे वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। अब कुछ उनके बीच में चर्चाएं होती हैं। औरंगजेब यहां पर कुछ बातों पर गुरु ग्रंथ साहिब में, मतलब उस समय गुरु ग्रंथ साहिब नाम नहीं था, आदि ग्रंथ नाम था, तो आदि ग्रंथ जो थी उसके कुछ लाइंस को लेकर औरंगजेब आपत्ति उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये क्या है? ये एंटी इस्लामिक है, तो आप इनको बदलिए। और राम राय, मतलब गुरु हर राय के बेटे राम राय, वो ये काम कर देते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ लाइंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, औरंगजेब कोर्ट एंड चेंज्ड सम लाइंस ऑफ द आदि ग्रंथ। इस वजह से गुरु हर राय इतना गुस्सा होते हैं कि वो उनको डिसोन कर देते हैं, है ना। तो ड्यू टू दिस गुरु हर राय डिसओन्ड राम राय। उन्होंने कहा ये तुमने क्यों किया भाई, वो भी मेरी परमिशन के बिना। ठीक, तो मतलब औरंगजेब के साथ इनका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, बट इनके रिलेशन बहुत अच्छे भी नहीं थे। तो गुरु हर राय ने अपने बेटे राम राय को तो डिसोन कर दिया और एक माइनर को चुन लिया एज द नेक्स्ट गुरु, है ना। एक उनका छोटा बेटा था जिनका नाम था जिनका नाम आगे पड़ा गुरु हरकिशन। ये सिर्फ 5 साल के थे, ये बात ध्यान रखना। गुरु हर राय ने अपने बेटे राम राय को डिसोन कर दिया, बोला मैं तुमको अगला गुरु नहीं बनाऊंगा, तुमने ये बदजाती जो है वो की है। ठीक है, तो यहां पर जो है अब कौन बनता है? एक माइनर सन जो है वो राजा बनता है। राजा नहीं, सॉरी, राजा बोलने की आदत हो गई इसलिए वही निकलता है, गुरु बनते हैं। ठीक है, गुरु हरकिशन। टाइम क्या था? 1661। टाइम वॉज 1661। तो गुरु हरकिशन सिर्फ 5 साल के थे जब वो राजा बने। अगेन सॉरी, फिर से राजा निकला मुंह से, गुरु बने। क्लियर? 5 साल के थे और एक्चुअली कुछ हुआ नहीं ज्यादा, क्योंकि 3 साल ये गुरु रहे, फिर इन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया, है ना, और 8 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स से मर गए।
अब गुरु हरकिशन अपना कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं कर पाए थे, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। गुरु हरकिशन अपना कोई भी सक्सेसर जो है वो अपॉइंट नहीं कर पाए थे, तो इसलिए थोड़ी जद्दोजहद हुई कि अब अगला राजा कौन बनेगा। इनका कोई बेटा भी नहीं था, ठीक है। तो अब गुरु हरगोबिंद जो थे पहले, उनका जो सबसे छोटे बेटे थे उनको अब जो है अगला गुरु बनाया गया, क्लियर। और ये थे गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर जो थे वो सबसे फेमस गुरुओं में से माने जाते हैं, जो 9वें और 10वें गुरु हैं वो सबसे फेमस माने जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया टाइम पीरियड 1664 से 1675, ऑब्वियसली इनका भी पाला किससे पड़ेगा, औरंगजेब से। एंड मतलब ही वॉज द सन ऑफ गुरु हरगोबिंद। अब देखो फाइनली 1675 में दिल्ली में औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, ठीक है। अब क्यों हुआ ऐसा, वो उसकी भी कहानी देखते हैं अपन। तो ऐसा कहते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर गुरु थे तो कश्मीर में जो मुगल राज था, कश्मीर में जो कश्मीर मुगल टेरिटरी थी, तो ऐसा कहते हैं कि उस समय कश्मीरी पंडितों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे, एट्रोसिटीज की जा रही थी। तो कई कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उनसे बोला कि गुरु आप प्लीज हस्तक्षेप कीजिए और किसी तरीके से मुगलों को रोकिए, किसी तरह उनको बताइए, उन तक मैसेज पहुंचाइए कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है। तो एक्चुअली 1991 में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वो पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी ऐसा होता आया है, 14वीं सेंचुरी से जो है ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब गुरु जो है कहते हैं कि वो औरंगजेब के पास दिल्ली गए और उन्होंने जो है औरंगजेब से इस बारे में बात की। शुरुआत में तो बातचीत अच्छी चली, पर फिर बाद में औरंगजेब थोड़ा सनकी तो था ही, बाद में शायद औरंगजेब चिढ़ गया। पर गुरु उनकी औरंगजेब की टेरिटरी में थे, तो ऑब्वियसली औरंगजेब जो है वो कुछ भी करने को बोल सकता था, कुछ भी डोमिनेट कर सकता था। तो औरंगजेब ने गुरु को बोला एकदम से कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। तो गुरु ने कहा कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर दूसरी बात औरंगजेब कहता है कि अच्छा एक काम करो, अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो आप एक करिश्मा करके दिखाओ, कुछ है ना, कुछ जादू। आपके बारे में हमने सुना है कि आप करिश्मा कर देते हैं, आप मिरेकल जिसे बोलते हैं ना, मिरेकल, वो करके दिखाओ। तो गुरु ने कहा ऐसा नहीं होता, मैं कोई मिरेकल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ लोगों को गाइड कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ये तो करना पड़ेगा, आप इस्लाम भी नहीं कबूल रहे, मिरेकल भी करके नहीं दिखा रहे, अगर मिरेकल नहीं कर पा रहे तो फिर आप यहां से जिंदा शायद ना आ जा पाए। उन्होंने कहा देखो, जिंदा जाना ना जाना की चिंता मुझे नहीं है, मिरेकल मैं कर नहीं सकता और इस्लाम में कबूल कर नहीं सकता, ठीक। तो यहां तक बात थी और औरंगजेब ने चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर और उनके सभी साथियों को पहले तो टॉर्चर किया और फिर गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया। यहां से जो कहानी शुरू होती है वो अब कहानी शुरू होगी सिखों के एक मिलिट्री फॉर्म में तब्दील होने की। यहां से जो मेजर कहानी शुरू हुई वो थी मिलिटराइजेशन ऑफ द सिख रिलीजन, और ये करने वाले थे गुरु तेग बहादुर के बेटे, जो कि थे सिखों के आखिरी गुरु, 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। सबसे फेमस गुरु माने जाते हैं ये गुरु गोबिंद सिंह, 1675 से 1708, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो इवेंट्स हुए वो यहीं पर हुए, है ना। ही वॉज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ द सिख, 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ द सिख। अब इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब, मतलब उनके पिताजी को मार डाला था, तो उन्होंने कहा कि अब जो है सिख चुप नहीं बैठेंगे, है ना। देखो सिखों का मिलिटराइजेशन तो गुरु हरगोबिंद से ही शुरू हो गया था, पर अब जो मिलिटराइजेशन होगा वो पक्का होगा, प्रोफेशनली होगा। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो गुरु हरगोबिंद का है वो है क्रिएशन ऑफ द सिख आर्मी नोन एज द खालसा दल, ठीक है। सिख आर्मी का क्रिएशन जो है इन्होंने किया।
खालसा दल उसको बोलते थे, ये 1699 में किया गया। कब? बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन जो है ये किया गया, और आर्मी ऑफ द सिक्स जो है वो तैयार की गई। अब जो शुरुआती 5 मेंबर्स थे इस आर्मी के, द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ दिस आर्मी, इनको नाम दिया गया पंज प्यारे। क्लियर? फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ द सिख आर्मी, जिनको एक तरीके से होली वाटर पिलाया गया, है ना। इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी पे सिखों का एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्फ्रेंस टाइप की बुलवाई, जहां दूर दूर से सिख जो है वो आए। अब इन्होंने वहां पे बोला कि मुझे 5 वॉलंटियर्स चाहिए। क्या करना है ये सवाल मत पूछना, मुझे 5 वॉलंटियर्स चाहिए। तो 5 लोग खड़े हो गए, है ना। गुरु ने कहा कि कुछ सवाल तो नहीं करोगे, क्या क्या करना है तुम्हें, या मैं तुम्हें क्या करवा रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं गुरु, आपने कहा है तो हम कोई सवाल नहीं करेंगे। तो एक एक करके एक करके इन 5 को अंदर ले जाया गया, और वहां से जो है चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने किसी को मार डाला था। गुरु ने अपने एक सिख को मार डाला था, अपने एक शिष्य को मार डाला। फिर दूसरे को बुलाया गया, वहां पे भी ऐसी आवाजें आई, तीसरे को, चौथे को, 5वें को। और सिख वहां पे शॉक्ड हो गए कि गुरु अपने शिष्यों को ये क्या कर रहे हैं, ये मार डाल रहे हैं, ये क्या चल क्या रहा है। पर उन 5 में से किसी ने भी सवाल नहीं पूछा था। बाद में एक्चुअली में खबर आई, पता चला कि उनको मारा नहीं गया था, ये एक छोटा सा टेस्ट था, ये देखने के लिए कि गुरु को सब लोग फॉलो करेंगे कि नहीं, सवाल तो नहीं पूछेंगे। इवन अगर उसके लिए मर जाना भी पड़े तो कोई सवाल तो नहीं पूछेगा। और ऐसे बने पंज प्यारे, जिन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, गुरु पर 100% ट्रस्ट किया। जब पहले को मार डाला या ऐसा लगा कि मार डाला, दूसरे ने कोई सवाल नहीं किया, तीसरे ने भी कोई सवाल नहीं किया, और ऐसे बने क्या? पंज प्यारे, द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ द खालसा दल। बस फिर तो क्या था, खालसा दल बढ़ता गया और एक प्रोफेशनल मिलिट्री में तब्दील होता चला गया। उसके अलावा गुरु हरगोविंद ने अपने लोगों को 5 Ks का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि हर सिख को ये 5 चीजें रखनी है ना। ये 5 चीजें क्या थी? केश, किरपान, कंगा, कड़ा एंड कच्छा। ठीक है, आज भी जो ट्रेडिशनल सिख हैं वो ये 5 चीजें रखते हैं। वो अपने बाल बड़े रखते हैं, है ना। वो अपने पास एक तलवार नहीं मतलब छोटा सा चाकू टाइप का होता है, बोलते हैं किरपान। वो सब अपने साथ एक कंगा रखते हैं, एक कड़ा पे वो पहनते हैं, और उनका एक स्पेशल जिसे बोलते हैं ना लोअर गारमेंट वो होता है, जिसे कच्छा जनरली कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो 5 Ks की कॉन्सेप्ट था, ये भी इन्होंने ही शुरू किया था। अब जो सबसे भयानक लड़ाइयां हुई थी, है ना, सबसे भयानक लड़ाइयां हुई थी सिखों और मुगलों के बीच, वो इन्हीं के समय पर हुई थी, सबसे खतरनाक लड़ाइयां। क्लियर? और ये लड़ाई में एक 1701 में हुई और एक 1704 में, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब कहां था? हिमाचल प्रदेश में। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि आनंदपुर साहिब में धीरे धीरे गुरु जो है अपना सेंटर बना चुके थे, अपना गढ़ बना चुके थे। दूर दूर से सिख उनसे मिलने आते थे। इस वजह से जो पहाड़ी राजा थे ना, वो इस बात से खुश नहीं थे, उनको डर लगने लगा था, वो इनसिक्योर हो गए थे कि ये गुरु तो पूरे पहाड़ी इलाके को धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे। तो उन्होंने मुगल बादशाह और औरंगजेब के पास वो गए, और औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, मैं पंजाब के गवर्नर को डायरेक्ट कर दूंगा कि एक मिलिट्री एक्शन मुगलों के खिलाफ लिया जाए, गुरु के खिलाफ लिया जाए। और ये मिलिट्री एक्शन बना 1701 और 1704 की लड़ाई, बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। इसमें गुरु गोविंद सिंह तो किसी तरह बच के निकल गए, पर उनके सभी बेटे इस लड़ाई में मारे गए। 4 बेटे थे, सब मारे गए। ठीक, तो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस जो है उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए दिया था। किसी तरह वो बच गए। 1707 में फिर आते आते औरंगजेब की ही डेथ हो गई। पर अनफॉर्चुनेटली 1708 में गुरु गोविंद सिंह को एक पठान जिसका नाम था जमशेद खान, उसने स्टैब कर दिया। क्लियर?
और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई। अब गुरु गोविंद सिंह का कोई सर्वाइविंग सन भी नहीं था, सब सारे बेटे उनके मारे गए थे और वो किसी को अपना सक्सेसर भी चूज करके नहीं गए थे। तो बेसिकली अब आगे सिखों ने डिसाइड किया कि यहां से जो है वो लिविंग गुरु की प्रथा खत्म होगी। अब जो हमारे 10 गुरु हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं जो आदि ग्रंथ में डाली गई हैं वही हमारी गाइडिंग लाइट बनेगी, वही हमें गाइड करेगी आगे के लिए। और उसके बाद से लिविंग गुरु की ट्रेडिशन जो है वो खत्म हुई। जो किताब थी आदि ग्रंथ, उसका नाम पड़ गया गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक, जिसको कि अकाल तख्त पे रखा जाता था। ये शायद अपन ने बात मेंशन नहीं की। चलिए ठीक है, तो ये 10 गुरुओं की स्टोरी हमने देखी। सिखों की स्टोरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, है ना। पर एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार छोटा सा फटाफट एक रिवीजन देखते हैं कि किस गुरु के समय क्या क्या हुआ था, है ना। तो पहले हमने एक डिवीजन देखा था मेडिवल का, मेडिवल पीरियड का पूरा डिवीजन हमने देखा था। उसके बाद गुरु नानक से कहानी शुरू होती है। गुरु नानक 1469 में जन्मे, 1538 में डेथ हुई, ठीक। और इन्होंने ही बेसिकली सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक के बाद उनको सक्सीड करते हैं गुरु अंगद, जो कि उनके शिष्य थे। गुरुमुखी स्क्रिप्ट पॉपुलराइज करने में गुरु अंगद का रोल माना जाता है, क्लियर। अब इन्होंने गुरु नानक की एक बायोग्राफी कंपाइल करी, ठीक। और फाइनली हुमायूं जो है इनके दर्शन करने, या दर्शन नहीं मतलब उनके गाइडेंस के आशीर्वाद लेने जो है उनके पास पहुंचे थे जब वो शेरशाह सूरी से हार रहे थे। दूसरे थर्ड गुरु, गुरु अमरदास, ठीक है। तो गुरु अंगद इज सक्सीडेड बाय सन इन लॉ गुरु अमरदास। इन्होंने लंगर को सिस्टमैटिक स्वरूप दिया था, गुरु अमरदास ने लंगर को सिस्टमैटिक स्वरूप दिया। फिर इन्होंने अपने एम्पायर को 22 मंजीज में बांटा था, स्पिरिचुअल एम्पायर को। सती प्रथा अबॉलिश करने इन्होंने काम किया। अपने फॉलोअर्स को बोला कि वो शराब नहीं पिएंगे, और पर्दा सिस्टम जो है इन्होंने खत्म कर दिया था अपने फॉलोअर्स के बीच, मतलब महिलाओं के बीच। फोर्थ गुरु, गुरु रामदास। गुरु रामदास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अकबर जो बादशाह थे उन्होंने इनको 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर के पास, ठीक है। इन्होंने चकपुरा नाम का शहर भी एस्टैब्लिश किया, और इन्होंने मसंद सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर सिख अपने कमाई का 1/10वां हिस्सा जो है वो गुरु को देगा, क्लियर। देन फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन। यहां से मुगल सिखों के रिलेशन खराब होना शुरू होते हैं 1581-1605, ठीक है। पहले तो उन्होंने अमृतसर को पूरा बनाया, तरन तारण और करतारपुर का शहर भी बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने अपने पहले जो 4 गुरु थे उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया इनटू द आदि ग्रंथ, ठीक है। टीचिंग्स को कंपाइल किया किसमें, आदि ग्रंथ में, क्लियर। अब आदि ग्रंथ में इन्होंने कंपाइल किया। फाइनली मैंने पूरी स्टोरी बताई। जहांगीर के साथ इनका झगड़ा हुआ, जहांगीर के साथ जो है इनका झगड़ा हुआ, और जहांगीर ने बेसिकली इनको मर्डर कर दिया, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब नेक्स्ट गुरु हरगोबिंद, ये भी इंपॉर्टेंट गुरु थे, है ना। ग्वालियर में इनको इंप्रिजन किया गया। दाताबंदी छोड़ जो इवेंट है वो मैंने तुम्हें बताया। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि आप हथियार रखना शुरू करें। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया सच्चा पदशाह। किसने, गुरु हरगोबिंद ने। 2 तलवार रखते थे, पीरी और मीरी की तलवार। पीरी की तलवार इनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी डिनोट करती थी, और मीरी की तलवार इनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को डिनोट करती थी, ठीक है। एक पॉइंट अपन शायद कवर करना भूल गए थे, इन्होंने अकाल तख्त बनाया था, बेसिकली जिस तख्त पर गुरु बैठते, मतलब ये बेसिकली एक तरह के अपने आप को राजा ही घोषित कर चुके थे। बोला मैं अब गुरु नहीं हूं, अब मैं राजा हूं, राजा गुरु, गुरु राजा हूं, राजा गुरु, ठीक है। अकाल तख्त उन्होंने बनाया। शाहजहां के साथ इनका जोरदार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। करतारपुर की लड़ाई सबसे फेमस है ना, जिसमें पेंदा खान के साथ इनका 1-on-1 बैटल जो है वो हुआ था, ठीक। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ गुरु हरगोबिंद। अब गुरु हर राय नेक्स्ट, है ना। गुरु हर राय ने दारा शिकोह की मदद की थी बैटल ऑफ सक्सेशन में।
इसलिए औरंगजेब इनका दुश्मन बना। इन्हीं के बेटे राम राय औरंगजेब के कोर्ट में गए थे और वहां पे उन्होंने आदि ग्रंथ के 2 वर्सेस बिना क्या करे, बिना जो है वो इनसे पूछे, गुरु हर राय से पूछे, इन्होंने आदि ग्रंथ के कुछ वर्सेस को बदल दिया। इसीलिए गुरु हर राय ने इनको डिसोन कर दिया, बोले कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, और अपने एक छोटे बेटे हरकिशन को अपना सक्सेसर जो है वो बनाया। क्लियर? तो नेक्स्ट गुरु बनते हैं हरकिशन। हरकिशन सिर्फ 5 साल के थे। 3 साल बाद 8 साल के जब ये थे तो इनको हो गया स्मॉल पॉक्स और इनकी डेथ हो गई। ये किसी को अपॉइंट नहीं कर पाए थे अपना सक्सेसर। ये थे 8वें गुरु। 9th गुरु थे जो कि हरगोबिंद के बेटे थे, जिनका नाम था तेग बहादुर। कश्मीरी पंडितों का इशू उठाने की वजह से, है ना, इनको औरंगजेब ने दिल्ली में मार डाला था। इनकी सबसे फेमस कहानी यही है, कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब। यहां से सिख पूरी तरीके से कन्विंस हो चुके थे कि अब हथियार उठाने के अलावा, है ना, हथियार उठाने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। और ये प्रथा अब शुरू करेंगे 10वें गुरु, आखिरी गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। क्लियर? तो गुरु गोबिंद सिंह 1675 में गुरु बने, 10th और आखिरी गुरु थे। 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने क्रिएट किया खालसा दल। जो पहले 5 मेंबर्स खालसा में आए उनका नाम था पंज प्यारे। क्या नाम था? पंज प्यारे। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को क्या बोला? 5 केस रखने के लिए, केश, किरपान, कंगा, कड़ा और कच्छा। इनकी जोरदार धुआंधार लड़ाई हुई मुगलों के साथ। 2 लड़ाइयां, बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब 1701 में और 1704 में। अब यहां पर 1708 में फाइनली, अच्छा, इनके सारे बेटे इस लड़ाई में मारे गए थे। फाइनली 1708 में जमशेद खान नाम के एक अफगान ने इनको स्टैब कर दिया था। ये अपना कोई सक्सेसर नहीं चुन पाए थे और इसी वजह से जो लिविंग गुरुज की प्रथा है वो शुरू हुई, सॉरी वो खत्म हुई, और जो किताब थी वही अब बन गई थी क्या? गाइडिंग लाइट फॉर द सिख, गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर? तो ये थी सिखों की कहानी, सिख गुरुओं की कहानी। थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। अब 1708 में गुरु गोबिंद सिंह डाइज। अब जो खालसा दल है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है और इस समय खालसा दल को जो लीड कर रहे थे वो गुरु गोबिंद सिंह के ही एक जनरल थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यू किया, मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई थी वो कंटिन्यू की। फिर फर्रुख सियार के समय 1713 और 1719 के बीच में बंदा बहादुर को भी कैप्चर कर लिया गया और ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। ठीक है, ब्रूटली इनको जो है वो मर्डर कर दिया गया था। अब क्या हुआ? एक कोई लीडर ना होने की वजह से सिख अलग अलग रीजन वाइज बट गए, है ना, अलग अलग हिस्से में जो पूरा सिख टेरिटरी थी वो अलग अलग हिस्सों में बट गई। और यहां से डेवलपमेंट होता है किसका? मिस्ल का। 12 मिसलें बन गई। बेसिकली ये मान लो कि जो सिखों का एम्पायर था वो 12 हिस्सों में बट गया था जिनको बोलते थे मिस्ल। इन्हीं में से एक मिस्ल थी सुकनचरिया और इसी मिस्ल में पैदा हुए थे रंजीत सिंह। और अब जो सिखों की स्टोरी है वो फोकस करती है रंजीत सिंह के ऊपर। क्लियर? अब जो रंजीत सिंह की स्टोरी है वो अपन मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूएशन इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हम उठाएंगे और ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और चर्चा करेंगे। थैंक यू।